हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं विशाल देवर्सी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ट्रेजेक्टरी एजुकेशन। देखिए, कल मैंने एमसीक्यू पूरा सॉल्व करके वीडियो बनाया था वो इसमें यूट्यूब पे। तो उसमें 1 से 30 क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम लोग एमएसक्यू करेंगे। एमएसक्यू 31 से 40 10 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग एमएसक्यू IIT जैम 2025 का एमएसक्यू वाला पार्ट करेंगे। अच्छा, कुछ कमेंट में कुछ लोग डिस्कशन कर रहे थे। वो बोल रहे थे कि इसमें ऐसे करने के लिए बोल रहे थे। मैं थोड़ा सा उसको बता देता हूँ। हाँ, कुछ लोगों ने बोल रहे थे कि ऐसे, पता नहीं वो कहाँ से फार्मूला लेके आए थे कि ये एक्चुअली ना हमेशा ये ट्रू नहीं होता है। जैसे आप, ये आपका एम्पियर्स लॉ है और बी को हम लोग डेल क्रॉस ए लिखते हैं ना, ऐसे। तो ये आपका डेल स्क्वायर ए नहीं होता, ये होता है माइनस तो आपका डेल डॉट ए जीरो नहीं है ना, डेल डॉट ए जीरो नहीं है। आप यहां से चेक कर सकते हो कि डेल डॉट ए जीरो नहीं है, तो इसलिए ये वाला वैलिड नहीं होगा आपका। वो कूलम गेज में होता है, बट यहाँ पे मतलब ऐसा कोई नहीं दिख रहा है, डेल डॉट ए जीरो नहीं है, तो इसलिए ये नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जो हम बताए थे वैसे ही करना है, ठीक है। और एमएसक्यू करते हैं, मोर देन वन करेक्ट होता है इसमें, ठीक है। तो क्वेश्चन अभी तक तो हमको देखो पेपर इजी ही लग रहा था। बाकी देखो एग्जाम में करना और ऐसे बताने में फ़र्क होता है। तो क्या लिखा है, इन द लॉजिक सर्किट शोन बिलो फॉर विच अदर फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ पी एंड क्यू वाई विल बी जीरो। एक तो तरीका है कि ये सारा चेक कर लीजिए, ठीक है। दूसरा ये है कि आपका क्या बोल रहा है, आउटपुट जीरो बोल रहा है ना। यहाँ पे आउटपुट जीरो होने के लिए ये नॉट गेट के पहले आउटपुट 1 होना चाहिए, इसलिए एंड प्लस नॉट होता है। नैंड इज एंड प्लस नॉट, ये सब नैंड गेट है, तो एंड प्लस नॉट है। तो यहाँ पे जीरो आने के लिए ये नॉट के पहले 1 होना चाहिए। तो वो तभी होगा जब यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1 होगा। समझ में आ रहा है आपको? ये जो नैंड गेट है, दिस इज बेसिकली इक्वल टू एंड प्लस नॉट, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि फॉर व्हाट कॉम्बिनेशन वाई विल बी जीरो। वाई आपका जीरो होने के लिए ये नॉट के पहले 1 होना चाहिए, एंड ये हम इसको ऐसे देखना, एंड प्लस नॉट। तो नॉट के पहले 1 होना चाहिए, तभी नॉट के बाद जीरो हो जाएगा। और नॉट के पहले 1 है, मतलब एंड के बाद 1 है। एंड के बाद 1 तभी होता है जब दोनों इनपुट 1 होता है, ठीक है। अब ये आपका ये 1 है, यानी यहाँ भी 1 होगा, यहाँ भी 1 होगा, यानी क्यू तो आपका 1 है। तो ये ऑप्शन तो छट जाएगा आपका, ठीक है। क्यू आपका 1 होगा, ठीक। क्यू आ गया हम लोग का। अब हम लोग देखिए, अगर ये 1 है तो नॉट के पहले 0 होगा। ये 1 है तो नॉट के पहले 0 होगा। नॉट के पहले 0 होने का मतलब है कि ये 0 होगा, तभी ऐसा कैसे सोचता कि ये तो 1 है। तो एंड के बाद 0 तभी होता है जब एक इनपुट 0 हो, ठीक है। अब ये 0 है तो नॉट के पहले 1 होगा, ठीक है। नॉट के पहले 1 होगा, और नॉट के पहले 1 तभी होगा जब ये दोनों इनपुट 1 1 होगा, ठीक है। यानी P विल बी 1 एंड Q विल बी 1। डी आपका सही आंसर है। डी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। ओके, समझ में आ रहा है जी? ये देखो क्या बोल रहा है, टू पार्टिकल ऑफ masses 1 m1 and m2 interacting via gravity rotate in a circular orbit about their common center of mass with the same angular velocity omega, ठीक है। For masses m1 and m2 respectively, r1 and r2 are the constant distances from the center of mass. L1 and L2 are the magnitudes of angular momenta about center of mass, and K1 K2 are the kinetic energies. Which of the following is correct? Which of the following is correct?
ये एक्चुअली देखो डबल स्टार का केस है. व्हेन यू हैव टू bodies of comparable masses interacting through central forces, then in that case they will be rotating, they will be revolving around the common center of mass. They will be moving in a circular orbit, right, with the center lying at the common center of mass. मतलब कुछ इस टाइप का केस होगा. देखो ये कॉमन सेंटर ऑफ मास है, तो एक का ऑर्बिट मान लो इस टाइप का है. ये थोड़ा सा लाइट कलर हो गया, इसको डार्क कलर करो. एक का ऑर्बिट मान लो ये है, तो दूसरे का ऑर्बिट कुछ इस टाइप का होगा. ठीक है, such that if one of the mass is here, the other mass will be on this side. ठीक है, ये ऐसे जाएगा और ये ऐसे जाएगा, such that they will be lying opposite to each other. They will be lying opposite to each other. और ये common center of mass है. And this center of mass remain fixed. They keep on moving about the common center of mass. They keep on moving about the common. इसको ना डबल स्टार बोलते हैं, या हाँ डबल स्टार ही बोलते हैं. ठीक है, डबल स्टार बाइनरी स्टार में तो दोनों मासेस सेम हो जाता है. डबल स्टार में द मासेस आर कंपेरेबल. वन इज नॉट वेरी लार्ज कंपेयर टू द अदर. वन इज नॉट. ये पूरा हम इसका 2 घंटे का लेक्चर बना रखे हैं. जो लोग ऐप वगैरह पे एक्सेस करते हैं हमारे लेक्चर, काफ़ी डिटेल में बना रखा है इस पर. काफ़ी अच्छा टॉपिक है डबल स्टार ना, और अच्छे से किताब में नहीं दिया रहता है. तो सेंटर ऑफ मास विल रिमेन फिक्स्ड. सेंटर ऑफ मास विल रिमेन फिक्स्ड. सेंटर ऑफ मास जो है वो फिक्स रहेगा आपका. समझ में आ रहा है आपको? तो इफ सपोज दिस इज R1, so since center of mass is not moving, center of mass is, if I call this as origin, center of mass remains at the origin, right? So in that case I can say, in fact मैं आपको ना पूरा एक्सप्रेशन बता सकता हूँ. हम लोग डिराइव करते हैं एक्चुअली. तो R1 वेक्टर जो होता है दैट इज M2R upon M1 plus M2, where R is a vector from M2 to M1. ठीक है, and R2 vector is, मतलब इसको निकालते हैं हम लोग, या फिर चलो रटने वाला काम मत करो, चलो निकाल ही लेते हैं. सेंटर ऑफ मास फिक्स्ड है, सो M1 R1 विल बी इक्वल टू M2 R2, एंड R1 प्लस R2 विल बी द डिस्टेंस. R is the total distance between M1 and M2. That remains fixed. मतलब ये हमेशा ऑपोजिट रहेगा. मतलब M1 मूव करके अगर यहाँ चला जाएगा, M1 मूव करके यहाँ चला जाएगा. ये पूरा एक टॉपिक है भाई, समझ रहे हो ना? अब सारा टॉपिक तो यहाँ नहीं बता सकते. तो M2 यहाँ चला जाएगा. ठीक है, but they will always lie opposite to each other. Only then the center of mass can remain fixed. Only then center of mass can remain fixed. ठीक है, center of mass remain, why center of mass remain fixed, ये सब डायनेमिक्स में हम लोग पढ़ते हैं. ठीक है. Okay, so if you solve this, you'll get R1 as M2R, M1 plus M2, and R2 as M1R. ठीक है, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं. And the angle moved in equal interval of time by both of them will be same, so they have same angular velocity. Of course, same angular velocity. डबल स्टार का केस है, सेम angular velocity होता है. तो क्या पूछ रहा है तुमसे यार? L1 L2, L1 by L2. तो L1 क्या हो जाएगा? M1 R1 स्क्वायर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया, into ओमेगा. L2 will be what? M2 R2 square omega. So L1 by L2 will be R1 square, sorry, M1 R1 square. The basically that ratio will be the ratio of the moment of inertia. In fact, ratio of the moment of inertia. और यहाँ से clearly देख सकते हो कि R1 square by R2 square is what? Is M2 square by M1 square.
So if I write m2 square by m1 square, then this will be m2 by m1 in a way. ठीक है, ये आपका सही है. Similarly k1 by k2 भी यही रहेगा. k1 by k2 is also half a moment of inertia हो गया omega. So here also it is. ये भी सही है. ठीक है, आपको क्या निकालना है? ओमेगा निकालना है. You have to find omega. Let's do it. ओमेगा निकालने के लिए आप एक काम कर सकते हो. See, you analyze the dynamics. See, they are moving in a circular motion. Suppose m1, I talk about m1. m1 is moving in a circular motion of radius r1. And what is the centripetal force? Centripetal force is this. The force is generated by m2 on m1, which is where r is r1 plus r2. Where r is r1 plus r2, right? So the centripetal force is force is generated by m2 on m1. This is centripetal force, and that is equal to mass into centripetal acceleration. So m1 into omega square r1, right? And we know what is r1. We already got it. m1 square omega square r1 is m2r m1 plus m2, right? This is m1 and r1 is what? डबल स्टार जो पढ़ा होगा ना उसको बहुत इजीली ये समझ में आ रहा होगा कि क्या ये सब लोग इसमें करते हैं. So omega square is what? G m1 plus m2 r cube, where r is r1 plus r2. क्या आ जाएगा? ओमेगा विल बी जी m1 m2. हाँ ये ठीक है, ये भी सही है. ए बी सी इज करेक्ट. ये गलत है भाई. m1 r1 इज m2 r2. तो ए बी सी सही आंसर है. ये तीन आंसर आपका सही है. ऑल दिस थ्री आर करेक्ट. ठीक है, आगे चलें. ये देखो, विच आर फॉलोइंग क्यूबिक लैटिस प्लेन पेयर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. क्यूबिक लैटिस है तो ये 1 0 0 है. 1 0 0 इज व्हाट? 1 0 0 is YZ plane. Yeah, it's ऐसे भी डॉट प्रोडक्ट लेके हो जाएगा उससे. 1 0 0 0 0 मीन्स जो y और z का इंटरसेप्ट होगा प्लेन का वो इन्फिनिटी होगा. तो YZ प्लेन, दिस इज योर 1 0 0. दिस इज 1 0 0. And 0 1 0 is what? 0 1 0 is XZ plane. XZ plane. XZ, the plane in front of XZ plane. That is this plane. They are perpendicular. तो perpendicular है. ठीक है. 2 2 0. 2 2 0 is going to be this plane, right? 2 2 0 is this plane. 0 1 0 0 1 0 0 1 is this plane. Of course they are also perpendicular. 1 1 0 and 0 1 0 ये नहीं होगा, ये नहीं होगा. ऐसे भी करके देख सकते हो. ये 0 1 गुना कर दो, ये 1 0 गुना कर लो. ये अगर 0 होगा तो आपका मतलब परपेंडिकुलर होगा. ये नहीं होगा. 1 1 0 तुम्हारा मतलब 1 1 0 is going to be your what? 1 1 0 and 2 2 0 will be same plane, right?
and 0 1 0 0 1 0 is going to be 0 1 0 is going to be this plane. Yes. So this diagonal plane and these are, they are not perpendicular. This angle is not 90. So this is incorrect. And similarly this is also incorrect. So ये दोनों incorrect हो जाएगा. A B सही आंसर आ जाएगा. ठीक है. तो चेक करते हैं. A B is going to be the correct answer. हाँ ठीक है, IIT वालों ने भी यही दिया है. ठीक है, आगे बढ़े. ये देखो क्या बोल रहा है, ये देख लेना पेपर में थोड़ा सा. वो IIT वालों ने जो पेपर दिया ना, वो उसमें क्या बोलते हैं, वो प्रिंट नहीं निकल रहा था, समझे. प्रिंट नहीं निकल रहा, टाइप नहीं करवा पाया. तो हमने उसको पेंट में जाके कट कर करके स्लाइड बनाया था. तो इसमें थोड़ा सा अच्छा नहीं दिख रहा है, बट आपके पास पेपर तो है ही, देख लेना, है ना. क्या बोल रहा है देखो, ये बोल रहा है फॉर थिन कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ f द इमेज of an object at O is formed at 1 I. इसको छोटा करना है थोड़ा सा, तो आई थिंक ज़्यादा अच्छा दिखेगा. हाँ शायद अच्छा दिखेगा, खिंचा गया है. For the thin convex lens of focal length f, the image of object at O is formed at I. यहाँ पे आपका, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और यहाँ इमेज बन रहा है. ठीक. द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज फ्रॉम टू फोकल लेंथ f0 एंड f1 इज x0 एंड x1. फोकल पॉइंट जो है ना, उससे ये दूरी x0 है और ये x1 है. ठीक. विच आर फॉलोइंग ग्राफ करेक्टली रिप्रेजेंट द वेरिएशन ऑफ क्वांटिटीज शोन इन फिगर. यहाँ पे x0 x1 है या mod x1 है, 1/x1 mod है, x0 mod है, x1 1/x0. ये तो क्लियर हो रहा है ना. ठीक है, मतलब थोड़ा यहाँ बना भी देते हैं. ये आपका बेसिकली x0 x1 है, ये 1/x1 है, ऐसे है. चलो यहाँ बनाते हैं अलग से, कोई नहीं. पहला का ग्राफ ये दे रखा है इसने, और ये ऐसे बना रखा है. बी वाला ग्राफ कुछ ऐसा बना रखा है इसने, दिख नहीं रहा होगा इसलिए हम बना दे रहे हैं. स्लोप f है. सी का ग्राफ आपका ऐसे है, ये बी हो गया, ए हो गया, ये बी हो गया. सी का ग्राफ कुछ ऐसे बना रखा है इसने, स्लोप इज f स्क्वायर. और डी का ग्राफ कुछ ऐसे बना रखा है. एफ इज स्लोप. करते हैं इसे सॉल्व, इजी है, सॉल्व हो जाएगा. आपको लेंस फार्मूला तो पता ही है ना, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f. तो v क्या है, v इज f प्लस x1 एंड u इज नेगेटिव, लेंस के लेफ्ट साइड है, इट इज minus of x0 plus f equals to 1/f. ठीक. So in a way this is f plus x1, this is f plus x0, this is f. तो इसको जोड़ो, लघुत्तम जो इसका होगा ऐसा आ जाएगा. ठीक है, अब ये गुना कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई 2f, जैसे f प्लस x1 एंड f प्लस x0. तो क्या आ जाएगा, 2f स्क्वायर x0f x1f. This is f square x0f x1f plus x0 x1. So this will cancel out. ठीक है.
So what you have is f square equal to x naught x1. So x naught x1 is constant. So this is correct. Sorry. X naught x1 is constant. X naught x1 is constant. So एक तो ये correct है. X naught x1 is not varying, it's constant. Whatever be the value of x naught and x1, the product is constant. X naught x1 can be varied, but their product remains f square. So this is going to be correct. और एक ग्राफ जो है हम लोग को 1/x1 और x naught में देखना है ना. See, I can write x1 as f square 1/x naught. So if I take 1/x naught on x-axis and x1 on the y-axis, then the graph will be 1/x naught is plotted on the x-axis and x1 is plotted on y-axis. Then in that case, the slope is going to be f square, right? And since we have taken modulus on both sides, so this f square will remain, the slope will remain positive. So एक तो ये सही है, ये कौन सा है जी? ये सही है, मतलब C सही है. एक तो A सही हो गया, एक C सही हो गया. C ये है ना, ये सही है. तो ये गलत हो जाएगा. ये तो क्या सही गलत है ही, है ना. x naught x1 का ग्राफ तो हाइपरबोला होगा ना. xy इक्वल टू c वाला ग्राफ है ना. और ये भी गलत है. स्लोप f नहीं होगा, स्लोप विल बी f स्क्वायर. तो आपका A सही है और C सही है. A and C is correct. A and C is correct, है ना. हाँ, A C सही है. ठीक है. ये देखो फेमस क्वेश्चन है. आइडेंटिफाई विच आर फॉलोइंग वेव फंक्शन डिस्क्राइब ट्रेवलिंग वेव. देखो ट्रेवलिंग वेव आर दोज वेव हुज फंक्शन सेटिस्फाई दिस. अगर 3D में लिखेंगे तो अगर इफ साइड डिपेंड्स ऑन बोथ x, y and z, it is written like this. तो हमने सॉल्व करते हैं तो हम लोग ये देखते हैं कि एनी फंक्शन विच इज ऑफ दिस काइंड x naught प्लस वी टी और x naught माइनस वी टी और t माइनस एक्स बाई वी, ठीक है, और t प्लस एक्स बाई वी और समथिंग लाइक दिस ए एक्स प्लस बी टी. इस टाइप का फंक्शन जो होता है या एक्स माइनस बी टी. सो दीज फंक्शंस आर these functions obeys this, right? If you have something like this, then that will not obey this wave equation. ठीक है, वेव इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होगा उस इसी टाइप का कुछ होगा. मतलब उसको इस फॉर्म में ए एक्स प्लस बी टी के एक्स माइनस ओमेगा टी या के एक्स प्लस ओमेगा टी के फॉर्म में ऐसे लिख सकते हो. तो देख लो यहाँ ये तो है 1x प्लस 1t, तो ये तो सही है. दिस इज रिटन एज राइट. ये नहीं होगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस बी टी स्क्वायर, तो ये नहीं होगा. ये होगा क्योंकि इसको भी हम लोग इस फॉर्म में लिखा सकते हैं. तो ये सही है, ये सही है, ये भी हो जाएगा. दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज, तो आपका ये भी ठीक है. बट लेकिन इसमें दिक्कत है यार. हाँ नहीं 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 नहीं, ये एक्सपोनेंशियल है. हो सकता है, ये भी हो सकता है. एक्सपोनेंशियल होने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता है. ये फंक्शन इसका होना चाहिए. तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट. ए सी डी, ए सी डी इज करेक्ट. यस, मतलब कोई भी फंक्शन एक्सपोनेंशियल भी चलेगा, है ना. बट इट्स बी फंक्शन ऑफ दिस ए एक्स प्लस बी टी, है ना. ए एक्स प्लस बी टी का फंक्शन आता है. ए सी डी विल बी करेक्ट. ए सी डी विल बी करेक्ट. ठीक है, क्लियर, सिंपल क्वेश्चन है. अब ज़्यादा कोई कन्फ्यूजन हो तो इसमें पुट करके चेक कर लो. ज़्यादा कहीं कन्फ्यूजन हो तो यहाँ पुट करके चेक कर सकते हैं आप. सिंपल है कि नहीं, और जरूरत नहीं है. वेरी सिंपल. ये देखो क्या बोला 36वां क्वेश्चन. ए स्फेरिकल बॉल
having a uniformly distributed charge q and radius r pulsates with frequency omega such that radius changes प्लस माइनस 10%, मतलब r से 0.9 r हो जाएगा या 1.1 r हो जाएगा, यही हो सकता है बस, ठीक है। नेट आउटवर्ड फ्लक्स मतलब ये आपका ऐसे ऐसे मतलब ऑसिलेट कर रहा है, ठीक है। और चार्ज जो है हम लोग पूरा वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट कर रखे हैं, ये लिखा ना यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। सो कोई मेटालिक उधर नहीं लिखा, तो हम मान के चल रहे हैं कि क्यू इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द होल वॉल्यूम, ठीक। अब क्या बोला, नेट आउटवर्ड फ्लक्स अक्रॉस स्फीयर ऑफ रेडियस r इक्वल r ग्रेटर 1.5 r, तो 1.5 r तो ठीक है, 1.5 r मतलब ये तो मैक्सिमम आपका 1.1 r तक जा सकता है, ये मैक्सिमम आपका 1.1 r तक जा सकता है, यानी ये हर हाल में द 1.5 हो या 1.5 से ऊपर हो, तो इन एवरी केस if the radius is more than 1.5 r, even if it is 1.5 r, then it's going to enclose all the charges. It's going to enclose all the charges. They will never happen कि कुछ पार्ट 1.5 r से बाहर चला गया चार्ज, वो नहीं, हमेशा ही q चार्ज इनक्लोज करेगा. Since charge enclosure is always q, so the flux will not change as per omega. Flux will not change with frequency omega. ये गलत है ना. फ्लक्स तो चार्ज इनक्लोज पे डिपेंड करता है ना, वो चार्ज इनक्लोज हमेशा ही क्यों रह रहा है, क्योंकि मैक्सिमम रेडियस जा रहा है 1.1 r तक जा रहा है, जबकि ये जो गॉसियन सरफेस है उसका जो रेडियस है वो 1.5 r से ऊपर है ना, तो हमेशा ही चार्ज क्यों इनक्लोज हो रहा है, तो ये ठीक है. नेट आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स अक्रॉस स्फेरिकल सरफेस रेडियस 2r, हाँ 2r का भी वही है, 2r भी जो है, हाँ मतलब ये तो गलत था, ये तो बोला था कि फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगा फ्लक्स, तो वो तो गलत था, बट ये ठीक है, मतलब 2r का तो और बड़ा हो जाएगा, तो चार्ज इनक्लोज विल ऑलवेज बी q, सो द फ्लक्स विल बी q एप्सिलॉन नॉट, तो ये सही है आपका. पोटेंशियल फ्लक्स फ्लक्चुएट विद फ्रीक्वेंसी ओमेगा एट r इक्वल टू, नहीं भैया नहीं, क्योंकि देखो ऐसे हो रहा है तो सिमेट्री नहीं चेंज हो रहा है, सिमेट्री ऑलवेज स्फेरिकल सिमेट्री, मतलब ऐसा होता है ना कि ओबलेट टाइप का हो जाता है या फिर एक दूसरे से चिपकता ऐसे करता, नहीं पूरे पूरा ही रेडियस में ऑसिलेट कर रहा है, ठीक है. तो द सिमेट्री डज नॉट गेट डिस्टर्ब, सिमेट्री ऑफ द चार्ज डज नॉट गेट डिस्टर्ब, तो पोटेंशियल विल नॉट डिपेंड ऑन ओमेगा, पोटेंशियल बिकॉज द चार्ज इन गॉस लॉ अप्लाई करोगे देन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज गोइंग टू बी q by 4 pi epsilon r square, right? And since the spherical surface is having radius 2r, so the flux will be always e into 4 pi r square. ये flux e into 4 pi r square नहीं होता अगर थोड़ा सा सिमेट्री बिगड़ते रहता, सिमेट्री बिगड़ नहीं रहा, सिमेट्री इज ऑलवेज स्फेरिकल सिमेट्री, ठीक है. तो पोटेंशियल फ्लक्चुएट विद फ्रीक्वेंसी में ये गलत है, पोटेंशियल विल नॉट फ्लक्चुएट, ठीक है. अब क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इन साइड रेडियस r इक्वल टू 0.5 r विल नॉट बी टाइम डिपेंडेंट, नहीं ये टाइम डिपेंडेंट होगा, क्योंकि 0.5 तो अंदर हो गया ना, अब अंदर हो गया तो अंदर में तो 0.5 r के अंदर क्या चार्ज होगा वो तो वेरी करेगा ना, बिकॉज एट वन टाइम q विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर a sphere of radius 0.9 r, and at another time the same q will be distributed over the volume of a sphere of radius 1.1 r. So radius is varying from 0.9 to 1.1 r, so the charge density is going to change. Charge density भी ओमेगा से वेरी करेगा, चार्ज डेंसिटी जो होगा ना वो टाइम डिपेंडेंट हो जाएगा, अंदर का जो चार्ज डेंसिटी है वो टाइम डिपेंडेंट, टोटल चार्ज विल रिमेन q but charge density is going to vary, right? Since charge density is going to vary, so electric field at inside the sphere at 0.5 r is going to change. Will not be time dependent, गलत है, it will be time dependent, it will be time dependent, ठीक है. तो B is correct, B is correct. I think IIT वालों ने भी यही दिया होगा, yes B is correct. समझ रहे हैं, हाँ. ये क्वेश्चन ना IIT जैम का सर गिराने वाला क्वेश्चन है, ये सब तो फैक्चुअल क्वेश्चन हो गया यार, ये तो होता ही है, ये डाइलेक्ट्रिक ससेप्टेबिलिटी होता है, 1 प्लस का इज एप्सिलॉन r, ये भी होता है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, इसमें क्या हमारा लगभग सेवा ही नहीं है. ये गलत है, ये नहीं होता है,
डेल डॉट डी इज ओनली रो एफ, ये गलत है आपका, ठीक है। सो ए बी सी इज करेक्ट आंसर एंड आई डोंट हैव एनीथिंग टू डू ओवर हियर, ये तो फैक्चुअल चीज़ है ना, ये तो पोलराइजेशन डाइलेक्ट्रिक में हम लोग पढ़ते ही हैं, ये देना भी नहीं चाहिए क्वेश्चन इतना सिंपल, है ना। इस टाइप क्वेश्चन कभी आता भी नहीं है, मतलब इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल आएगा, बट इस टाइप से देना मतलब ये बहुत ही लो लेवल का मतलब क्वेश्चन हो जाएगा, है ना, हो ही गया है इनफैक्ट। ये देखो 38वां क्या बोल रहा है, 3 gaseous system G1, G2, G3 with pressure volume P1, V1, P2, V2, P3, V3 respectively are such that when G1 and G2 are in thermal equilibrium, this condition holds good. जब G1, G2 thermal equilibrium में है तो मेहनत नहीं कर रहा है लोग ना क्वेश्चन बनाने में। अब जब G1, G2 thermal equilibrium में, and when G1, G3 is in thermal equilibrium, then the relation valid at thermal equilibrium is, थोड़ा सा क्लैरिटी होना चाहिए, मतलब रिलेशन वैलिड व्हेन all G1, G2 and G1, G3 both are in thermal equilibrium, मतलब all the three are in thermal equilibrium. First law of thermodynamics says, sorry, zeroth law of thermodynamics says this, when G1 and G2 are in thermal equilibrium and G1 is in thermal equilibrium with G3 also, then G2 and G3 are also in thermal equilibrium. तो इसको मिक्स करके दिखाना है, मतलब कहीं भी देखिए इसमें, कहीं भी किसी में, जैसे इसमें तो देखो P1 V1 नहीं है, इसमें P1 V1 नहीं है, तो P1 V1 को एलिमिनेट करके देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे P1 V1 नहीं है, तो P1 V1 is what? P1 V1 is P2 V2 plus alpha P2. So I can say P3 V3 minus है ना proceed. So we have नहीं माइनस अल्फा बीटा, इसको माइनस करो, ठीक। अच्छा P1 यहाँ भी एक है ना, यहाँ भी, इसको रिप्लेस करो, या देखो ऐसे कर लो ना, ऐसे कर लो, P3 V3 minus P1 V1 and 1 minus, and we can replace P1 V1 with this P2 V2 minus alpha P2, राइट। तो एक तो आपका ये सही है और ये गलत है, ये गलत है, ठीक है। ये तो बिल्कुल गलत है कि P1 V1 is not equal to P2 V2 from here, so this is incorrect. लास्ट वाला चेक कर लेते हैं, हाँ लास्ट वाला भी सही है, लास्ट वाला तो यही हो गया ना, ये हो गया लास्ट वाला, तो ये भी सही है, A and D is correct, A and D is correct, ठीक है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन तो नहीं है, देखिए सब ठीक है, मस्ट रेस्पेक्ट द इंस्टीट्यूशंस, ओके गुड। ये देखो क्या बोल रहा है, इसमें एरर था यार, इसको चैलेंज करना, ठीक है। देखो क्या लिखा है, एन आइडियल मोनोटॉमिक गैस इज एक्सपैंडेड एडियाबेटिकली फ्रॉम A to B. It is then compressed in isobaric process from B to C, and finally the pressure increase in an isochoric process from C to A. The cyclic process is shown in figure below. For this system, which are following is correct?
work done in AB is adiabatic process. AB is adiabatic process. So when you have adiabatic process and the process is moving from say PIVI to PFVF, तो आपको पता होगा वर्क डन इन एडियाबेटिक प्रोसेसेस, मतलब निकाल भी सकते हैं, बाकी फार्मूला है, ये फार्मूला डिराइव हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें. अगर PIVI, राइट, इट्स वेरी इजी टू डिराइव इट ऑल्सो. तो ये गलत है आपका. AB इज एडियाबेटिक प्रोसेस. टोटल वर्क डन इन इंटायर प्रोसेस में निकाल लेंगे. तो इंटायर प्रोसेस में जैसे इसमें तो कोई वर्क डन नहीं है, CA आइसोकोरिक, तो जो भी वर्क डन है वो आपका किसमें है, एडियाबेटिक में है और आइसोबैरिक में है. तो निकाल लो. WAB इज एडियाबेटिक प्रोसेस. WAB इज व्हाट, गामा क्या होगा, गामा मोनोएटॉमिक है, तो CP will be 5R/2 and CV will be 3R/2. 5/3 5/3 करेंगे, -1 and PIVI is P1V1. This, so this will be, ये 2/3 हो जाएगा. ठीक, ओके. WBC is isobaric process, so P will come outside. P is P2 basically, as going from V2 to V1. So this is P2. So total work done will be simply WCA is going to be 0 because volume is not changing, right? Isochoric process है. कितना हो जाएगा, 3/2 प्लस, ठीक है, ये आ जाएगा. So this is correct. B is correct. B is correct. Total heat absorbed during the entire process. देखो यहाँ पे तो हीट एब्जॉर्ब 0 है एडियाबेटिक में, और यहाँ पे प्रेशर कौन सा, वॉल्यूम घट रहा है, तो वॉल्यूम घटेगा, टेम्परेचर भी घटेगा, तो यहाँ से हीट जो है रिलीज हो रहा है. और यहाँ पे वॉल्यूम कौन सा, प्रेशर बढ़ रहा है, प्रेशर बढ़ेगा टेम्परेचर भी बढ़ेगा, तो यहाँ से हीट एब्जॉर्ब होगा. तो हीट जो एब्जॉर्ब हो रहा है वो CA में हो रहा है, मतलब आइसोकोरिक प्रोसेस में हो रहा है, एंड दैट इज इक्वल टू CV 1 मोल है ना, NCV/dt. Yes. dt. So suppose temperature here is Tc and here it is Ta. So any number of moles, और ये क्या जाएगा, 5/2R Ta minus Tc. Or you can say this is CV is 3/2, sorry. Isochoric processes, CV, volume is constant. तो ये हो जाएगा 3/2 nRTA and nRTC. And you know ideal gas equation. nRTA is going to be P1V1, right? And nRTC is P2V1. So I can say this is 3/2 P1 minus P2 into V1. C सही है. और क्या बोल रहा है, टोटल चेंज इन इंटरनल एनर्जी ड्यूरिंग द इंटायर प्रोसेस 5/2 P2 V2 minus V1. ये गलत है. Entire process is cyclic basically. So in cyclic process, the internal energy will not change in total. Internal energy will change in sub processes,
बट अगर नेट चेंज का बात करेंगे इंटायर प्रोसेस में, तो देयर इज नो चेंज इन द इंटरनल एनर्जी इन साइक्लिक प्रोसेस। कंप्लीट साइक्लिक प्रोसेस में देखेंगे बीच बीच में बदलता रहेगा, बट फाइनली जब वापस अपनी जगह पे आएंगे, ए से मान लो चले और ए से वापस आएंगे, क्योंकि ये स्टेट फंक्शन है, वो स्टेट फंक्शन है। जैसे ग्रेविटी होता है ना, वैसे इंटरनल एनर्जी स्टेट फंक्शन है। सो चेंज इन इंटरनल एनर्जी विल बी जीरो इन द इंटायर प्रोसेस। इंटायर प्रोसेस बोला है ना, तो ये आपका, इसको चैलेंज करो। पता नहीं ये कैसे ऐसा गलती हो रहा है। दिस इज जस्ट सोच की जो इंस्टीट्यूशन है वो नीचे जा रहा है। बी सी इज करेक्ट, डी इज इनकरेक्ट। डी इन्होंने करेक्ट दिया है, डी करेक्ट दिया है। तो ये आप ये चैलेंज, राइट, सो चैलेंज इट्स योरली। चैलेंज करने पे ना वो नाम भी होना चाहिए, जो चैलेंज किया सही है तो ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, लास्ट क्वेश्चन होगा ये क्या बोल रहा है? फॉर ए बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक बीसीसी सिस्टम द एक्सरे डिफ्रैक्शन पीक आर ऑब्जर्व फॉर कंडीशन। अच्छा, ये देखो स्ट्रक्चर फैक्टर पे क्वेश्चन है। एक्चुअली डिफ्रैक्शन पीक इज गवर्न्ड बाय स्ट्रक्चर फैक्टर, and from there we know that diffraction peak for BCC lattice is observed when this sum is even। ठीक है, पता नहीं आप लोगों में से कितने लोगों को पता होगा ये चीज़। तो इसमें इवन तो एक ही दे रखा है 4, तो बी विल बी करेक्ट आंसर। फैक्चुअल टाइप का क्वेश्चन है ये, स्ट्रक्चर फैक्टर पढ़े होंगे तो आपको ये आइडिया होगा। Diffraction peaks are observed when the sum of the squares of this h square plus k square plus l square is even। इवन तो एक ही दे रखा है 4, बाकी तो सब ऑड है, तो ये सब होगा नहीं। ठीक है, तो B is going to be the correct answer। तो इस तरह से हम लोगों ने MSQ पूरा कर लिया। अब NAT जो है कल तो नहीं हो पाएगा, परसों करते हैं। नेट में ऐसे लोग कुछ डाउट पूछ नहीं रहे थे, बट MSQ में एक क्वेश्चन चैलेंज तुम कर सकते हो। कैन चैलेंज 1 क्वेश्चन इन MSQ, वो थर्मोडायनेमिक्स वाला। ठीक है, वो चैलेंज कर देना, वो उन्होंने गलत किया है। ठीक है, सो लेट्स एंड दिस। सो इन नेक्स्ट वीडियो आई विल सॉल्व नेट न्यूमेरिकल आंसर टाइप 20 क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये मिला लेना अपना सॉल्यूशन सारा। ठीक है, सो आई विल एंड दिस ओवर हियर। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।